नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, ज्योतिष में 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, ये सभी लोग जानते हैं। पर इसके साथ साथ में ग्रहों की अपनी भी एक स्थिति होती है, उसकी अपनी एक अवस्था होती है और वो उसके बिहेवियर को डिसाइड करती है, उसके जातक की लाइफ में पड़ने वाले इम्पैक्ट को डिसाइड करती है। तो आज उसी में से एक खास स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो है अस्त ग्रहों की भूमिका। ज्योतिष अन्य विज्ञानों की तरह एक गूढ़ और जटिल विज्ञान है। अतः कोई भी भविष्यवाणी करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। केवल एक या दो ग्रहों की स्थिति देख करके भविष्यवाणी करना सही नहीं होता। प्रत्येक ग्रह कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के एक महान ग्रंथ सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार 9 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में कुंडली में स्थित होता है, जैसे कि दीप्त अवस्था, स्वस्थ, मुदित, शांत, विकल, खल इत्यादि। ऐसी 9 अवस्थाएं होती हैं। इनमें से किसी भी एक अवस्था में ग्रह आपकी कुंडली में होगा और उसी के अनुरूप वो जो है कुंडली में अपने फल देगा। सूर्य से जब भी कोई ग्रह नज़दीक पहुंचता है तो वो अपनी पावर खो देता है, अपना प्रकाश खो देता है और सूर्य के प्रकाश में चमकने लगता है। अर्थात वो अपना उसका सब कुछ जो है वो सूर्य की पावर के सामने जो है वो एक तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ग्रह को पावरलेस समझने के कारण उसको अस्त कहते हैं। सूर्य से अस्त हो जाता है और इसको कोपी कहते हैं। ये किसी भी ग्रह की सबसे निर्बल अवस्था होती है, क्योंकि ग्रह है लेकिन उसकी पावर जो है सारी छिन गई है, सब पावर उसकी वहाँ पर है ही नहीं। अस्त ग्रह की दशा में व्यक्ति कई प्रकार के पाप कर्म करता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, धन, मान, सम्मान, अचल संपत्ति आदि की हानि होती है और वह व्यक्ति कई प्रकार के अनुचित कार्य करके धन कमाता है। अब ये अस्त ग्रह है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है अच्छा फल तो दे नहीं रहा, यानी कि वो अशुभ फलों में बढ़ोतरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट कुंडली के ऊपर आता है। कोई ग्रह उच्च, स्वग्रही, सर्वोत्तम, वर्गोत्तम होकर के भी यदि अस्त हो तो उसको निर्बल ही माना जाता है, क्योंकि इन अवस्थाओं में होने के बावजूद भी अगर वो अस्त हो गया तो इसका मतलब वो किसी भी तरीके का फल देने के लायक नहीं है। अनुभव में आया है कि अस्त ग्रह होने पर भी जातक को लाभ और चोट दोनों मिल जाते हैं, या अथवा नौकरी भी साथ में चली गई। अतः किसी ग्रह के अस्त दिखने मात्र से विचलित नहीं होना चाहिए तथा सभी ग्रहों का पूर्ण आकलन करने के बाद ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। इसी संदर्भ में हम अस्त ग्रहों की भूमिका को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कुंडलियां लेते हैं, जिस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उन व्यक्तियों की कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो अस्त पोजीशन में है। तो उसके बाद में उनकी लाइफ में क्या हुआ, इसके ऊपर हम आज प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर, हम सब ने उनका नाम सुना है, विश्वविख्यात व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को सुबह 2:51 पर शांति निकेतन में हुआ था। उनकी मीन लगन की कुंडली है, जिसमें
लगन में चंद्रमा, दूसरे घर में सूर्य बुध शुक्र, चौथे घर में मंगल केतु, पांचवें घर में बृहस्पति कर्क राशि के यानी कि उच्च के, और छठे घर में शनि, और अंत में दशम भाव में राहु विद्यमान है। इनकी कुंडली की जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सूर्य और शुक्र इनके बीच में मात्र 1 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब शुक्र जो है सूर्य से इतना नजदीक होने के कारण पूर्णतः अस्त है, और दूसरे भाव में बैठा है, मारक भाव में बैठ गया तो प्रबल मार्केश भी है, और उसके साथ साथ भी वो अपने नक्षत्र भरणी में स्थित है, तो वो दुष्प्रभाव देने की पूरी स्थिति में है। नवांश कुंडली में मंगल के साथ लगन में विद्यमान है और इसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। अब मेन लगन कुंडली में बृहस्पति लग्नेश होकर उच्च का पंचम भाव में बैठा है, और पंचमेश जो कि चंद्रमा है उसके साथ में राशि परिवर्तन कर रहा है क्योंकि चंद्रमा लगन में है। साथ ही बृहस्पति की नवम भाव, एकादश भाव और लगन भाव के ऊपर दृष्टि है। तो जिस कारण से अस्त शुक्र की जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 20 साल की दशा मिली 1 मार्च 1880 से 1900 तक, उस दौरान वो अस्त ग्रह की जो शुक्र की दशा थी वो निष्प्रभावी रही। टैगोर विश्व प्रसिद्ध कवि, लेखक, आर्टिस्ट और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए, और हम सभी जानते हैं कि उनकी दीर्घायु थी। तो अर्थात अस्त ग्रह शुक्र ने उनकी कुंडली में कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाला। अब इसके बाद एक अगले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी की कुंडली का आकलन करते हैं। इनका जन्म 28 जून 1921 को दोपहर 1 बजे करीमगंज आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी कन्या लगन की कुंडली है, और दूसरे भाव में राहु, सप्तम भाव में चंद्रमा, अष्टम में शुक्र और केतु, दशम में मंगल बुध सूर्य, और द्वादश में गुरु और शुक्र विद्यमान है। अब इस कुंडली में भी मिथुन राशि में दशम भाव में सूर्य 13 डिग्री 16 मिनट पर और मंगल 13 डिग्री 37 मिनट पर, यानी कि मात्र 21 कला का ही दोनों के बीच में अंतर है। तो इस प्रकार से मंगल जो है सूर्य के अत्यधिक नजदीक होने के कारण से पूर्णतः अस्त है, और साथ में मार्केश भी है। नरसिम्हा राव जी को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, और इनको मंगल की दशा 20 मार्च 1990 को मिली। अन्य विद्वानों की सलाह से इन्होंने 1990 में लोकसभा के चुनाव में भी भाग नहीं लिया, परंतु इसी मंगल ने, जो कि पूर्णतः अस्त है इनकी कुंडली में, उसके बावजूद भी इसने भद्र योग बनाते हुए बुध के साथ होने के कारण इनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। मंगल तृतीयेश होकर के दशम भाव में स्थित होने के कारण इस मंगल में अत्यधिक शक्ति आ गई, जिस कारण से उसका जो अस्त का प्रभाव निष्प्रभावी हो गया, और उल्टा वो इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, और ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च पद पर पहुंचे। इसी श्रृंखला में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन जी हैं। इनका जन्म 2 फरवरी 1930 को प्रातः 3 बजे चेन्नई में हुआ था। इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, और उसमें दूसरे घर में बुध और शनि, तीसरे घर में सूर्य शुक्र मंगल, चौथे घर में मंगल, और माफ कीजिए चौथे घर में चंद्रमा, और
छठे भाव में राहु, सप्तम में गुरु और द्वादश में केतु है। इनकी कुंडली में भी सूर्य और शुक्र के बीच में मात्र 1 डिग्री का अंतर है। तो इस प्रकार से शुक्र इनकी कुंडली में पूर्णतः अस्त है। अब शुक्र क्योंकि भौतिक सुखों का, धन का कारक है और साथ में सलाहकार का कारक भी है, क्योंकि शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु कहे जाते थे, तो मतलब उनके एडवाइज़र थे। तो इस लिहाज से शुक्र एडवाइज़र भी है और धन संपदा देने वाला ग्रह है, जो कि पूर्णतः अस्त होने के कारण से इन दोनों विषयों में सफलता जो है संदिग्ध हो जाती है, अगर कुंडली को हम एक तरीके से सीधे-सीधे देखें तो। लेकिन इसके उलट श्री वेंकटरमन जी खाद्य मंत्री के निजी सचिव बने, तमिलनाडु के वित्त सचिव बने, संयुक्त राष्ट्र में उच्च अधिकारी के पद पे आसीन हुए और बाद में आरबीआई के गवर्नर भी बने और अंत में भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुंडली में अन्य ग्रहों के बली होने और उनसे संबंध होने के कारण शुक्र के अस्त होने का उनके कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका हम अर्थ ये ना लगाएं कि अस्त ग्रह शुभ फल देता है। वास्तव में कुंडली में अस्त ग्रह की स्थिति से अशुभ फल होने की संभावना हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अन्य ग्रहों का बलवान होना और उनकी लगन पर दृष्टि होने से अशुभ फल या तो कंट्रोल हो जाते हैं या उनमें कमी आ जाती है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में वो अस्त ग्रह जो है कोई दुष्प्रभाव नहीं देगा। यानी कहीं ना कहीं पर जीवन के किसी न किसी भाग में उसका अशुभ परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो अस्त ग्रह अपना असर जरूर डालता है। अतः अस्त ग्रह के कुंडली में होने पर आकलन बहुत सजगता पूर्वक करना चाहिए, तभी हमें फलादेश करने के लिए जो है किसी निर्णय पर पहुँचे। यही मेरी अपने ज्योतिष मित्रों को और अन्य जो ज्योतिष प्रेमियों को इस संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से एक सलाह है। आशा करता हूँ मेरी ये संक्षिप्त चर्चा जो है आपके लिए आगामी अपने अनुसंधान में कुछ कार्य में आएगी और आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।